मैं हूं सचिन मांडवगणे और मेरे साथ डॉक्टर इप्सिता चक्रवर्ती। और ये इप्सिता आईआईटी बीएचयू से पीएचडी किया है। उनका बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री बैकग्राउंड है। तो लेट मी कम टू what we are going to present is about the product called बजरंग बाण। ये एक डिकम्पोजर है। And the uniqueness of this decomposer is this is for agricultural waste. Agricultural waste like paddy straw, cotton stack, bamboo dust, then even wheat straw, sugarcane trash. These are the waste which are very difficult to digest. Technically, the reason is it contains very low nitrogen. हमारे घर में दूध हमको दिन में 2 बार गर्म करना पड़ता है। रीजन इज इट कंटेन्स नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड फॉर spoiling the food or agricultural residue, whereas these are the materials where nitrogen is very less. So the carbon to nitrogen ratio is 50, which is very very high. अब जो बाकी के एग्रीकल्चरल वेस्ट है लाइक किचन वेस्ट या गार्डन वेस्ट, फॉलन लीव्स जो रहता है, उसका कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो दैट इज 25. सो देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स, टिपिकली ट्राइकोडर्मा काइंड ऑफ कंपोस्ट which are used for composting such a kind of material, whereas the product Bajrang Baan as we call it is exclusively for those biomasses कि जहां पे कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो ये 50 या 50 के ऊपर है. So this is what we have done in V90. अब तक 15,000 लीटर डिकम्पोजर यूज हुआ है अलग अलग जगहों पे. This is how the product looks like. I will come to this is important. It can be used for rice straw. ये जो है उसके लिए इस्तेमाल हो सकता है. Now, typically we started from North India point of view where stubble burning is a big issue. तो उसके आधार पे ये देखा. लेकिन the place from where I belong to Nagpur, ये कॉटन बेल्ट है. तो यहाँ पे भी कॉटन स्टैक जो है लोकल भाषा में उसको पराठी कहा जाता है. वंस यू प्लग द कॉटन फ्लावर्स, द लेफ्ट ओवर इज द कॉटन स्टैक. वो भी यहाँ जलाया जाता है. दैट्स अ कॉमन प्रैक्टिस. ओनली थिंग इज दैट सिंस इन एनसीआर इट्स क्लोज टू, I mean it's a part of capital region, it has become a news, whereas similar things happening in the rest of the India, but the severity of pollution is not that much. So what exactly has been done is, typically biomass जहां पे कार्बन टू नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है, it is being digested rapidly. In 3 weeks, in 21 days, the compost is ready. It has to be done on farm. वहां खेत में मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा कि किसान किस तरह से अपने खेत में ये सब कुछ कर सकता है. ये जो बॉटल है, दिस इज 500 ml बॉटल, एंड दिस 500 ml बॉटल हैज टू बी इसको डाइल्यूट करना है एक ड्रम में. जो 200 लीटर का ड्रम रहता है उस ड्रम में उसको डाइल्यूट करना है. और 200 लीटर का ड्रम जो है वो 400 kg बायोमास के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. तो मोटा मोटा जब हमने पैडी स्ट्रॉ के लिए किया है, though we have written is paddy straw because right now we are marketing it in the north area, but we are working on cotton also. मैं आपको वो presentation भी दिखाऊंगा, वो photos भी दिखाऊंगा. एक 500 ml is useful for 200 liters of I mean it has to be diluted to 200 liters. 200 लीटर का इस्तेमाल करना है हमें 400 kg के लिए. यदि 1 एकड़ में लैंड पकड़ता हूं, 1 एकड़ लैंड में मोटा मोटा 2 टन के आसपास एग्रीकल्चरल रेसिड्यू मिल रहा है मुझे, तो मुझे लगेगा 1000 लीटर ऑफ डाइल्यूटेड मटेरियल. फॉर 1000 लीटर आई रिक्वायर्ड 2.5 liters of culture. So 2.5 liter of culture to be diluted to 1000 liter,
and 1000 liter will be used for 2 tons of agricultural residue. So these are the numbers. ना करना क्या है और किस तरह से इस्तेमाल करना है. जो भी एग्रीकल्चर रेसिड्यू हमें कंपोस्ट करना है उसको पहले श्रेडिंग करना जरूरी है, उसकी साइज रिडक्शन करना जरूरी है. तो उसको श्रेडिंग किया जाएगा, साइज रिडक्शन किया जाएगा. और जैसे कहा कि हमें ये जो बजरंग बाण है उसको ड्रम में या कोई भी ऐसी जगह टैंक में विल हैव टू डाइल्यूट इट अप्रोप्रिएट वाटर डाल के, और वो पानी को ये जो कटा हुआ श्रेडेड जो एग्रीकल्चर रेसिड्यू है जिसको हमने काटा हुआ है उस पे हमको छिड़कना है. जैसे 200 लीटर है तो यानी 400 केजी है तो उसके ऊपर 200 लीटर डाइल्यूट वाला मिक्सचर को हमको छिड़कना है. अब कुछ जगह पे ये भी ध्यान में आया है कि बायोमास ऐश काफी उपलब्ध है. मैं बायोमास ऐश के बारे में बाद में बात करता हूँ. तो पैडी स्ट्रॉ या ये एग्रीकल्चर रेसिड्यू उसको ऊपर ये छिड़कना है. छिड़कना किससे है? तो ये जो किसान के पास में अपना पेस्टिसाइड स्प्रे करने वाला जो स्प्रेयर रहता है उससे, या कोई भी ऐसी चीज की जिससे प्रॉपरली स्प्रे कर सकते हैं वो स्प्रे करना है. और बाद में मिक्स करके इसको ध्यान में रखना है एयर टाइट बैग में भरना है. तो एयर टाइट बैग के लिए वी हैव ऑप्शंस. एक तो यूरिया की खाली वाली बैग हो सकती है, या दूसरा एक छोटा सा पिट करते हैं, गड्ढा करते हैं, उसमें प्लास्टिक डाल के उसमें ये मिक्सचर डाल दो, उसको ढक दो. वो एयर टाइट रहना चाहिए क्योंकि ये ड्राई, टेक्निकल भाषा में ये ड्राई एनोरोबिक डाइजेशन है. हवा का संपर्क ना रहे, जहां जितना पॉसिबल हो उतना, और ये पैक रहे प्रॉपरली, अच्छे से ठूस के उसको भरना है. और 3 हफ्ते के बाद में फाइनल कंपोस्ट इज रेडी. खुला खुला कर देना है, बाद में सोलर ड्राई अपने आप सन ड्राइंग हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट इज रेडी. तो ये कुछ पिक्चर्स है, मैं आपको एक इसका वीडियो दिखाऊंगा. अब हम लोग हापुड़ जो है गाजियाबाद के पास में, वहां नवंबर महीने से हर रोज 500 केजी पैडी स्ट्रॉ को कंपोस्ट किया जा रहा है. 500 केजी से 750 केजी फाइनल कंपोस्ट बन रहा है. तो उस एरिया में रहने वाले लोग ये डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट जो है वो जाके देख भी सकेंगे, वो व्यवस्था में कर दूंगा. बाद में नागपुर के पास में भी हमने ये कोशिश की कि अलग अलग वेदर कंडीशंस है तो हम देखें कि अलग वेदर कंडीशंस पे ये काम करेगा कि नहीं. तो ये एक चल रहा है हापुड़ गाजियाबाद दिल्ली के पास में, नागपुर में चल रहा है, नासिक में भी प्लांट यूज हो रहा है, और कुछ लोगों ने बेलगांव में भी इस्तेमाल किया हुआ है. तो मैं आपको एक छोटा वीडियो दिखाता हूं ये किस तरह से इसको इस्तेमाल. हाँ, यूट्यूब नहीं करो ना. मैं काम करता हूँ इसको. हाँ ठीक है. सबसे पहले आवाज आ रही है राजू जी? यस यस या. और इसको लेबल करो आप. आई विल स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग. प्लीज स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. सबसे पहले 10 किलो राइस पैडी डालो आप और इसको लेबल करो आप. लेबल करने के बाद इसमें 5 लीटर कल्चर डालो आप. अब 5 लीटर कल्चर डालो, सही तरीके से डालना है, चारों तरफ को मिक्स करके. धीरे से कल्चर डालने के बाद 10 लीटर पानी डालिए आप. इसमें सही तरीके से डालना है, चारों तरफ डालना है. बराबर चारों तरफ डालना है.
धीरे धीरे डालिए चारों तरफ। और पानी डालने के बाद में आप इसमें 3 किलो बायो एस डालिए। बायो एश दिस इज ऑप्शनल, ये होगा चारों तो तरफ ठीक है, नहीं तो भी चलेगा। लेके डालना है। इसको अच्छे से मिक्स कीजिए आप दोनों हाथों से। अच्छे से मिक्स करना है। दैट्स ऑल। अब उसको ढक देंगे एंड दैट्स द एंड ऑफ द प्रोसेस। और सो प्रोसेस इज वेरी सिंपल। इसमें एक चीज है कि वी रिक्वायर्ड, हमें कोई ना कोई एक शिल्डर लगेगा, पल्वराइजर लगेगा, जिससे साइज रिडक्शन होगी। और इस तरह से अलग अलग तरीके से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक जो था, एक वुडन एक केसिंग तैयार किया, उसमें प्लास्टिक डाला और वो वुडन केसिंग को अलग अलग जगह पे वो लेके जा रहे हैं। तो 10 हाँ, लेयर बाय लेयर, और 10 kg एक बैच। कुछ जगह पे वो लोग कर रहे हैं कि अमोनिया के बैग में वो बाहर मिक्स कर रहे हैं, अमोनिया के बैग में डाल रहे हैं। और जैसे कि यहाँ पे इन लोगों ने गड्ढा किया था नागपुर के पास में जो चल रहा है, उन्होंने गड्ढा बनाया हुआ है, बाहर वो मिक्स करते, गड्ढे में ठूस देते, और पीछे दिखेगा एक काले कलर का, लोकल भाषा में उसको हम ताड़पत्री कहते हैं, प्लास्टिक की बड़ी शीट जो टिपिकली बारिश में बचने के लिए इस्तेमाल हो जाती है। तो वो गड्ढे में डाल के और उसको केवल रैप कर दिया। बाद में सैंपल के टेस्टिंग किया। सो इट पास थ्रू टिपिकली एफसीओ जो है, जो बताया गया है कि कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो जो है वो आना चाहिए 20 के नीचे। इसका कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो 12 के आसपास आता है। सो इट इज हाईली मैच्योर कंपोस्ट। तो ये हमने अलग अलग जगह पे टेस्ट किया हुआ है। तो ये हो गया एक पार्ट। दूसरा जो पार्ट है वो है बायोमास एश। I will tell you more about biomass ash. In many places, this agricultural residue is converted into biomass briquettes, और वो briquette are used in furnace, boiler as a fuel, and the ash is generated. So whatever the biomass we have listed out, it is being used as a biomass briquette, and in the process industry, at hotels, many places, it is being used as a fuel. और ऐश आती है। दिस ऐश, द ऐश ऑफ बायोमास इज अनलाइक कोल फ्लाई ऐश। कोल फ्लाई ऐश हैज हेवी मेटल्स। एटलीस्ट इन महाराष्ट्र कोल फ्लाई ऐश का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में करने के लिए बैन है। लेकिन बायोमास ऐश इज अनलाइक कोल ऐश फॉर द रीजन बायोमास ड्यूरिंग इज ग्रोथ फेज वो ऑर्गेनिक मटेरियल बनाता है बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस। सनलाइट में जाएगा, फोटोसिंथेसिस होता है। इनऑर्गेनिक पार्ट जो है दैट इट टेक्स फ्रॉम द सॉइल। जब ऑर्गेनिक मास को, उस बायोमास ब्रिकेट्स को फर्नेस में, बॉयलर में जलाया जाता है, जो ऐश है दैट ऐश इज नथिंग बट इनऑर्गेनिक। सो इनऑर्गेनिक आर दोज व्हिच द बायोमास हैज टेकन फ्रॉम द सॉइल इटसेल्फ। सो इट्स लॉजिकल टू टेक द बायोमास ऐश बैक टू द सॉइल। लेकिन अब उसमें क्या हो रहा है, जब बायोमास ऐश जो है वो प्रिपेयर होती है 500-550 डिग्री में, इट इज वेरी रिच विथ पोटैश, इट इज वेरी रिच विथ फॉस्फोरस ऑल्सो। लेकिन पोटैश उसमें काफी ज्यादा है। पोटैश की मात्रा 9% से लेके 13% के पास में है। फॉस्फोरस कम है, 3%, 5% वगैरह है। लेकिन हमको ये दिखा कि ये जो पोटैश है और फॉस्फोरस है वो बायो अवेलेबल नहीं है, प्लांट अवेलेबल नहीं है।
So we have come up with a second bioculture. We call it as Angad Band. इससे क्या हो रहा है? इससे ये हो रहा है कि बायोमास ऐश में का जो पोटैश और फास्फोरस है वो लीच आउट ज्यादा हो रहा है, एंड दैट इज कमिंग इनटू द सॉइल. वो सॉइल में आने के बाद में उसका प्लांट अपटेक भी बढ़ रहा है. आई विल शो यू रिजल्ट्स हियर. हियर we tried with PSA. PSA stand for paddy straw ash. Paddy straw ash, बाद में अंगद बाण और paddy straw ash with soil. इसका हमने incubate किया था. Steadily with the use of अंगद बाण, the water solubility of P, that is phosphorus, is gradually increasing, and similar trend are observed for potash as well. So there are challenges as far as the use of biomass ash directly into the agriculture because of pH. इसका pH काफी ज्यादा है biomass ash का. उसका pH आता है 10-11 के आसपास, and electric conductivity also. So those are the things that we are working here with agricultural university. और उसमें हमको ये दिखा है कि बायोमास ऐश को एज इट इज एग्रीकल्चर अपने फार्म में यूज करने के बजाय उसके साथ ये कल्चर if it is used, then we found that 2 tons of biomass ash can be used per acre of land. That is what we have found out, and wherein the soil pH and soil electric conductivity is not adversely affected. Moreover, since we are using it along with the bioculture, that is Angad Band, the bioavailability of potash and phosphorus is increasing. There is a report, the point number 2 I'm reading, there is a report from Punjab Agriculture University which advocate that use of biomass ash in case of typically rice and wheat crop cycle is increasing the yield by 24%. It's a paper which is already available in the public domain. So this is what I wanted to tell. So Rajivji, I am done. These are the basic information I wanted to share. Thank you. Okay. Sachinji, thank you for your presentation and information regarding the agro waste management.